मुख्यमंत्री अभ्युदय कोचिंग में आपका पुनः स्वागत है। हम लोगों ने पिछली क्लास में जो बात की थी, उसमें हम लोगों ने ये बात किया था कि कांग्रेस के प्रारंभिक जो 6 अधिवेशन हुए, उसमें क्या-क्या चीजें थी, कैसे लोग बिहेव कर रहे थे, क्या मांगे थी कांग्रेस की और उन मांगों को कैसे उसने सफलतापूर्वक सरकार के सम्मुख रखा और जब सरकार के सम्मुख रखा तो उसको प्राप्त करने में कहाँ तक ये सफल हुए। ये चीजें हम लोगों ने देखी थी और उसमें ये देखा था कि प्रारंभिक 2-3 अधिवेशन में सरकार कैसे कांग्रेस के साथ खड़ी है, कैसे कांग्रेस के जनाधार को बढ़ाने का प्रयास करती है, कैसे डफरिन ने कांग्रेस के सदस्यों को अपने खर्चे पर गार्डन पार्टी दी और फिर बाद में जब कांग्रेस ने अपने मंच से खुलेआम ब्रिटिशर्स की आलोचना करनी प्रारंभ की, अंग्रेजों की आलोचना प्रारंभ कर दी, सरकार की आलोचना करने लगे, तो फिर कैसे गवर्नर जनरल वायसराय इत्यादि विरोधी हो जाते हैं किसके? कांग्रेस के। उन्होंने उस कांग्रेस को जिसके वो अब तक सहायक हुआ करते थे, उस कांग्रेस का विरोध करना प्रारंभ कर दिया, ताकि कांग्रेस का जो उभार है वह रोका जा सके। ये चीजें आई, ठीक है। तो हम लोग आज ये देखते हैं कि कांग्रेस के प्रारंभिक उसमें तो कांग्रेस के सदस्यों में ही काफी गतिरोध आ जाता है। कुछ सदस्य अलग विचारधारा के, कुछ अलग विचारधारा की, ये सारी चीजें आती हैं और फिर विचारधाराएं इतनी ज्यादा भिन्न हो जाती है, इतना ज्यादा उसमें आंतरिक गतिरोध आ जाता है विचारधाराओं का कि कांग्रेस 1907 में विभाजन के कगार पर खड़ी हो जाती है, ठीक है। तो कांग्रेस की विचारधाराओं के अंतर्गत जब हम देखते हैं तो उसमें 3 विचारधाराएं आती हैं। एक विचारधारा से तो आप सभी वाकिफ हैं, उदारवादी, दूसरा उग्र राष्ट्रवादी और तीसरा क्रांतिकारी, ठीक। जैसे उदारवादी और उग्रवादी या इनको राष्ट्रवादी भी कहते हैं हम, तो इनमें समस्या क्या थी कि उदारवादी ये कहते थे कि जो अंग्रेज हैं वो बड़े अच्छे, इनसे कोई चीज हम जबरदस्ती नहीं, ये स्वतः ही जब इनको ऐसा लगेगा कि नहीं ये चीज हमें मिलनी चाहिए, हम इसका सही से उपभोग कर सकते हैं, इसको हम सही से क्रियान्वित कर सकते हैं, तो इतने उदार हैं, इतने अच्छे हैं कि वो स्वतः ही वो चीज हमें प्रोवाइड करा देंगे। एक उदारवादियों की ये विचारधारा थी। उग्र राष्ट्रवादी जो है वो क्या कहते हैं कि जो चीज मेरा है वो मुझे मिलना चाहिए, उसके लिए हम उस योग्य हुए हैं या नहीं हुए हैं वो मैं जानता हूं ना, सामने वाला कैसे बता सकता है कि मैं उसका सही से उपयोग कर सकता हूं या नहीं कर सकता, ठीक है। तो उग्रवादियों की सोच या उग्र राष्ट्रवादियों की सोच ये थी कि मेरी चीज मुझे मिलनी चाहिए, मैं उसका शासन कार्यभार या उसका उपयोग कैसे करता हूं इससे किसी दूसरे व्यक्ति को क्या मतलब, ठीक है। क्रांतिकारी जो थे ये भी राष्ट्रवाद की भावना से बहुत ज्यादा प्रेरित थे। इनका उद्देश्य क्या था कि यदि प्यार से ना दे तो जान से मार के छीन लो, यानी आतंकवादी गतिविधि, यानी इनमें एक ऐसी भय पैदा कर दो इन लोगों में, अंग्रेजों में, कि यह उस भय के मारे छोड़ के ही भाग जाए हिंदुस्तान। इनको गलत कार्य करने से पहले, किसी भारतीय को प्रताड़ित करने से पहले, किसी को जेल भेजने से पहले 20 बार सोचना पड़े कि अगर मैंने निर्णय गलत दिया मार भी सकते हैं हमें। ची ची ची, आइए, ठीक है। तो हम लोग आज क्रांतिकारी मूवमेंट और उग्र राष्ट्रवादी विचारधारा देखते हैं कि कैसे तिलक ने उग्र राष्ट्रवादी विचारधारा को आगे बढ़ाया और उस उग्र राष्ट्रवादी विचारधारा इतना आगे बढ़ती है कि बाद में कांग्रेस के आंदोलनों को शुरू करने का पूरा पूरा श्रेय उसी को मिलता है। जैसे बंगाल विभाजन के विरोध की जब बात आती है तो उसमें सबसे ज्यादा योगदान उग्र राष्ट्रवादियों का ही था और उसमें वो काफी हद तक सफल भी रहे, ठीक है। लेकिन उदारवादियों ने वहां पर उग्र राष्ट्रवादियों को कांग्रेस से बाहर करके अपने नैतिक चरित्र का, ठीक है। तो हम लोग आज आते हैं विचारधाराओं का उदय, ठीक है। कांग्रेस के अंदर विचारधाराओं का उदय, ठीक है। जब विचारधाराओं की बात करते हैं तो इसमें 3 विचारधाराएं, पहला है उदारवादी विचारधारा, ठीक। दूसरा है उग्र राष्ट्रवादी,
और थर्ड है क्रांतिकारी। तीन विचारधाराएं सामने आती हैं। अब समस्या ये था कि इनके सिद्धांत क्या थे, ठीक है। तो उग्र राष्ट्रवादियों की बात जब करते हैं तो इनका विदेशियों से घोर विरोध की बात है, ठीक है। और जब क्रांतिकारी की बात करते हैं तो इसमें इनमें क्या था, क्रांतिकारियों में आत्म बलिदान की भावना। हमें अपना कार्य करना है, उसके लिए अगर जान भी जाती है तो कोई दिक्कत नहीं, जान जाने दो, बस राष्ट्र को आजादी मिलनी चाहिए। ये क्रांतिकारियों की विचारधारा, ठीक है। उग्र राष्ट्रवादियों का विरोध के साथ साथ ये स्वदेशी की बात करते हैं। क्यों? क्योंकि आर्थिक शोषण अब तक जो था अंग्रेजों का वो सामने आ चुका था। सबको ये पता था कि अंग्रेज किस प्रकार भारत को लूट रहे हैं, भारत की संपदा ब्रिटेन की तरफ प्रवाहित किस प्रकार हो रही है, इसलिए इन्होंने स्वदेशी की बात की। इन्होंने ये कहा कि यदि सभी भारतीय सिर्फ और सिर्फ स्वदेशी वस्तुओं का क्रय करने लगे तो अंग्रेजी वस्तुएं भारत में बिक्री हेतु आ ही नहीं सकती, क्योंकि आएंगी भी तो बिकेंगी नहीं, क्योंकि कोई खरीदार नहीं है, बाजार नहीं मिलेगा इन्हें। और जब उनकी वस्तु यहाँ नहीं बिकेगी तो उनके साथ समस्या क्या आएगी, वो आर्थिक हानि प्राप्त करेंगे इस भारत के उपनिवेश में। और जैसे ही अंग्रेजों को आर्थिक हानि होगा वो भारत को स्वतः ही स्वतंत्र करके भाग जाएंगे, ये भी सोच थी उनकी, ठीक है। दूसरा ये क्या कहते हैं कि स्वराज तो प्राप्त करना है, लेकिन इसे भी हम संवैधानिक तरीके से प्राप्त करें। स्वराज प्राप्त करें, लेकिन स्वराज भी कैसे, संवैधानिक तरीके से मिलना चाहिए। इनमें आत्म बलिदान की नहीं थी, बस इन्हें यह था कि हमें अपनी मांग जोर शोर से जनता के बीच में उठानी है ताकि उसकी एक एक आवाज सरकार के कानों तक पहुंच सके। ये किनकी ये विचारधारा। जब उदारवादियों की बात करते हैं तो उदारवादियों की विचारधारा जो थी वो थी अनुनय विनय की नीति। इनका कहना क्या था कि हम अपनी बात सरकार तक पहुंचाएं, हम अपनी बात केवल सरकार तक पहुंचाएं। जब हम देखिए बात क्या है, जब हम उदारवादियों की बात करते हैं तो जिनका कहना क्या है कि हम अपनी बात सरकार तक पहुंचाएं, और जब सरकार तक हम अपनी बात पहुंचा ले जाएंगे तो सरकार में बैठे हुए लोग इतने न्यायप्रिय हैं, इतने अच्छे हैं, इतने भले हैं कि वह स्वतः ही हमारी बातों को संज्ञान में लेकर, स्वतः ही हमारी बातों को संज्ञान में लेकर मेरी मांगों को समय से समय के अनुसार पूरा करने का प्रयास करेंगे। जो भी मांगे होंगी वो पूर्णतः संवैधानिक तरीके से होंगी और इस संवैधानिक तरीके में विरोध कहीं पर भी नहीं होगा। जो भी चीजें होंगी वह पत्राचार के माध्यम से, मांगों को प्रस्तुत कर, जनता से हस्ताक्षर करवा के, ये सारी चीजें इनमें रहेंगी और इसके अकॉर्डिंग अपनी मांगों को सरकार के सम्मुख प्रस्तुत करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो ये तो विचारधाराएं हुई जो कांग्रेस में 92 के बाद 1892 के पश्चात उभर कर सामने आती, ठीक है। तो इन विचारधाराओं के अनुसार अगर हम लोग देखें तो ये विचारधाराएं ऐसी थी जिनमें विरोध की बात ज्यादा नहीं है उदारवादियों में,
लेकिन जब उग्र राष्ट्रवाद की बात करते हैं तो इनमें विरोध आ रहा है धीरे धीरे। ये क्या कहते हैं कि जो चीज मेरा है वो मुझे मिलना चाहिए, तुम कौन हो, क्या कर रहे हो, उससे मुझे मतलब नहीं है, वो मुझे जितनी जल्दी हो उतनी जल्दी ले लेना चाहिए। क्रांतिकारियों का क्या है, क्रांतिकारियों में आत्म बलिदान की भावना थी। ये क्या कहते हैं, अगर कोई हमारी वस्तु जबरदस्ती रखे तो उसको मार पीट के उससे जबरदस्ती वो चीजें छीन ली जाए। इनकी ये विचारधारा, इनकी ये सोच थी। अब हम लोग आते हैं उग्र राष्ट्रवादी विचारधाराओं पर। उग्र राष्ट्रवादी विचारधारा, उग्र राष्ट्रवादी विचारधारा, ठीक है। इसमें कुछ प्रमुख नेता आते हैं जिनमें लाला लाजपत राय, लाल बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, रास बिहारी घोष, बिहारी घोष, ये लोग कुछ प्रमुख नेता। उसमें बंगाल, यही इसमें पंजाब, महाराष्ट्र, फिर बंगाल। यानी क्रांतिकारी मूवमेंट का जो प्रमुख केंद्र था वह उस समय बंगाल ही था और बंगाल ही सबसे ज्यादा प्रभावी। ठीक है, अब देखिए स्थिति, इन सभी को जो प्रेरणा मिलती है राष्ट्रवादियों को, वो उन देशों से मिली जिन देशों में जनता ने आंदोलन करके अपने राष्ट्र को स्वतंत्रता दिलाई थी। अब इन प्रमुख देशों में देखा जाए कौन कौन से ऐसे देश हैं जहां पर जनता ने अपने शासक वर्ग के खिलाफ, अपने औपनिवेशिक साम्राज्य जो राष्ट्र बना हुआ था उसके शासकों के खिलाफ कैसे आंदोलन किया और कैसे उनसे भारतीयों को प्रेरणा मिली। ठीक है, इनमें मिस्र, टर्की, फारस इत्यादि, बाद में और भी देश आ जाते हैं कई। ठीक है, इन राष्ट्रों में जहां की जनता ने आंदोलन किया और आंदोलन करके इन राष्ट्रों की जनता ने अपने देश को विदेशी शक्तियों से आजाद करवा लिया। अब यहां के आंदोलन से एक प्रेरणा मिलती है उग्र राष्ट्रवादियों को। इनको क्या मिला कि अगर जनता का जनाधार, यानी जनता, संपूर्ण जनता इस शासन के खिलाफ सड़कों पर आ जाए, वो विरोधी हो जाए, वह राष्ट्र के हित की बात सोचने लगे, तो स्वाभाविक है कि देश को इन्हीं की तरह आजाद करवाया जा सकता है। तो एक प्रेरणा मिल गई कि जनता को ज्यादा प्रेरित किया जाए इन आंदोलनों के लिए, इसके विरोध के लिए, और विरोध जब जनता ज्यादा प्रेरित हो जाएगी, वो राष्ट्र की बात सोचने लगेगी, तो भारत को आजाद करवाया जा सकता है। ये सोच थी उग्र राष्ट्रवादियों की। ठीक है, अब उसी में देखते हैं 1896 में अबिसिनिया, एक छोटा सा देश, बहुत छोटा, यह उपनिवेश था इसका, इटली का। यूरोपीय देश है, अफ्रीकन देश ये है, एक छोटा सा देश है। इसने क्या किया कि इटली को पराजित करके आजादी घोषित कर ली, स्वयं को स्वतंत्र घोषित कर लिया। समस्या क्या थी, ये भी उपनिवेश, एक छोटा सा देश है, यहाँ के लोग एकजुट हुए और जो इटली व्यवस्था यहाँ बनाने के लिए आया हुआ था, जो इसका शोषण कर रहा था, उसके खिलाफ वहां की संपूर्ण जनता एकजुट होती है और परिणाम क्या निकला
कि युद्ध हुआ, युद्ध में इटली पराजित होता है और पराजय के बाद इटली को मजबूर होके अबिसिनिया छोड़ना पड़ा, उसने छोड़ा थी। ठीक है। 1905 एक बहुत बड़ी घटना, जापान ने रूस को पराजित किया। सोचिए, एक छोटा सा द्वीपीय देश है, ठीक है, उसने रूस जैसे विशाल यूरोपीय देश की सेना को पराजित किया। एक उदाहरण तो प्रस्तुत ही किया, वो भी अभी तक भारतीयों में एक मिथक था कि यूरोपीय जो है उनकी सेनाएं अजेय हैं, उनको कोई पराजित ही नहीं कर सकता। और जब ये देखा कि यही ये छोटे छोटे देश यूरोपीय सेनाओं को पराजित कर सकते हैं, तो फिर भारतीयों में भी एक उत्कट इच्छा जगी कि हम भी इतने कमजोर थोड़े हैं कि हम इनको पराजित नहीं कर सकते। हम भी इतने सशक्त हैं कि हम में अगर राष्ट्रीयता की भावना हो, हम एकजुट हो जाएं, तो हम इंग्लैंड की सेना को पराजित करके भारत से भागने के लिए मजबूर कर सकते हैं। एक ये सोच आई, सोच भी ठीक, चलो सोच आई तो अच्छी बात है, ठीक है, ये चीज आया। नेक्स्ट क्या हुआ, इन सभी से प्रेरणा मिली। ठीक, अब इनसे प्रेरणा ली, इनके अतिरिक्त अब कुछ नेता ऐसे आए जिन्होंने भारतीयों को प्रेरणा देने का कार्य किया। जिन गैरीबाल्डी, मेजनी, कावूर इत्यादि के विचार, जब हम इटली एकीकरण की बात करते हैं तो इन लोगों का नाम देखते हैं। गैरीबाल्डी तो राष्ट्रप्रेम में इतने उत्साहित हो गए कि खुद ही एक सेना बना डाली और उस सेना के माध्यम से इन्होंने नेपिल्स को आजाद भी करा लिया। बाद में काफी कुछ समय बंदी अवस्था में और फिर ये कुछ लिया भी नहीं, छोड़ के चले गए। अलग चीजें, कैमूर की वही हाल था, मेजनी वही हाल था। तो इन लोगों के विचार भी यही है कि दास के रूप में रहने से अच्छा है मर जाना। एक स्वतंत्रता के लिए लोगों को प्रेरित करने का विचार, किसी के अधीन रहने से अच्छा है मरना, मौत को गले लगा देना। और अधीनता घातक थी, अधीनता से मुक्त होने के लिए आप अपने सांस के अंतिम पल तक युद्धरत रहें, उस अधीनता से मुक्त होने का प्रयास करें। एक सी बातें कही, ठीक है। तो इन लोगों ने कहीं ना कहीं प्रेरित किया उन सभी भारतीयों को जिन भारतीयों में राष्ट्र को आजाद कराने की उत्कट इच्छा थी, ठीक है। दूसरी बात क्या है, 1892 का अधिनियम आया। इस 1892 के अधिनियम में विधानसभा की बात कही गई थी कि विधानसभा प्रत्येक राज्य में स्थापित की जाएगी। ठीक, विधानसभा कही तो गई, ये भी कहा गया किया जाएगा, लेकिन लागू नहीं किया गया। क्या होगा, जो अभी तक उदारवादी इस बात की बात कर रहे थे कि नहीं 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 अंग्रेज बड़े अच्छे हैं, ये इतने अच्छे हैं कि आपको कुछ मांगने की आवश्यकता ही नहीं है। आपको जब कुछ मांगने की आवश्यकता नहीं है तो आप निश्चिंत रहिए, ये अंग्रेज अपनी इच्छा के अनुसार, अपनी भावनाओं के अनुसार, जब इनकी इच्छा होगी, जब इनको ऐसा लगेगा कि आप बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, ये स्वतः ही क्या करेंगे, आपको चीजें प्रोवाइड कर देंगे, आपको आपके अधिकार धीरे धीरे दे देंगे। एक ये विचार, यहां पर 1892 के अधिनियम से पूर्व उदारवादियों ने कांग्रेस के मंच से कुछ छूटें मांगी थी। 1892 का अधिनियम है, उसमें कहा भी गया कि छूटें दी जाएंगी, विधानसभा की स्थापना की बात की गई, लेकिन वह चीज लागू नहीं हो पाई। तब
जो ऐसे लोग रहे होंगे उपराष्ट्रवादी, इनको क्या लगा होगा, अंग्रेज सिर्फ और सिर्फ हमारा शोषण कर सकते हैं, मुझे कोई अधिकार प्रोवाइड नहीं कर सकते, उनकी इच्छा ही नहीं है कि मैं राजनीतिक रूप से भारतीय सशक्त हूं और अपने देश की बागडोर खुद संभालने के लिए सक्षम बने। क्योंकि जिस दिन हम लोग सक्षम बन जाएंगे उस दिन अंग्रेजों को भारत छोड़कर जाना पड़ेगा और यह अंग्रेज चाहते नहीं हैं। तो अगर अंग्रेज भारत छोड़कर जाना नहीं चाहते तो फिर हमें अधिकार क्यों देंगे? जब हमें अधिकार ही नहीं देंगे तो फिर भारतीयों को राष्ट्र के स्वतंत्र होने की उम्मीद छोड़ देनी चाहिए। और जब ये बातें, तो समस्या वही हो गई कि उग्र राष्ट्रवादियों ने ये कहा कि ये जो तरीका है ये विचार अच्छा नहीं है, हमें थोड़ा सा आक्रामक होना पड़ेगा। तो उन लोग अपनी आक्रामकता की तरफ, एक नई विचारधारा की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं लोग। उसमें के दो प्रमुख लोग विवेकानंद प्लस दयानंद सरस्वती। विवेकानंद और दयानंद सरस्वती, ये दो लोग भी उस उदारवादियों से बहुत ज्यादा संतुष्ट नहीं थे। ये लोग कहते थे कि अंग्रेजों की चाटुकारिता करो, ठीक है, चलो, तो उदारवादियों की तो काम ही था चाटुकारिता करना, ठीक है। तो ये कहते हैं कि अंग्रेजों की चाटुकारिता करो, लेकिन चाटुकारिता करते करते इतना नीचे ना गिर जाओ कि आप अपनी संस्कृति ही भूल बैठो। ये इन लोग की बात। तो इनका क्या था कि चाटुकारिता करो लेकिन अपनी संस्कृति को भी बनाए। यानी एक तरफ विरोध भी कर रहे हैं चाटुकारिता का उदारवादियों का, और दूसरी तरफ उग्र राष्ट्रवादियों का थोड़ा सा सपोर्ट भी कर रहे हैं। कहने का मतलब क्या था? इनका मतलब था कि अंग्रेज की चाटुकारिता करनी चाहिए, लेकिन अपने संस्कृति और आत्मसम्मान को बेच करके नहीं, उसको बनाए रख कर करो। यानी उग्र राष्ट्रवादियों की जो मांगे थी, उनका जो कहना था कि जो चीज मेरा है उसको हम खोए क्यों, वो चीज मुझे दे दो, फिर हमारे आपके संबंध अच्छे रहेंगे, उसकी बात आती है। ठीक है, अब देखिए हम लोग आते हैं तिलक पर, जिन्होंने इसका नेतृत्व किया। ठीक, तिलक ने 1881 में दो पत्र निकालने प्रारंभ किए। 1881 में दो पत्र, कौन कौन? केसरी और मराठा। मराठा, ये दो पत्र थे। अब समस्या ये थी कि इस पत्र का जब ये प्रकाशन करेंगे तो उसमें भी ज्यादातर अंग्रेज विरोधी भावना ही आएगी, और अंग्रेजों के अगर विरोध में चीजें आती हैं तो तिलक को तो दिक्कत हो ही सकती थी, नहीं हो सकती थी। यहां पर देखिए, केसरी के प्रकाशन में इनके सहयोगी थे केलकर, और मराठा के प्रकाशन में इनके सहयोगी थे आगरकर। आगरकर, ठीक। अब समस्या क्या था? इन्होंने विरोध करना शुरू किया, कटु आलोचना करनी शुरू किया अपने पेपरों में। और जब कटु आलोचना किसी की करोगे तो आपको सजा भी तो मिलती। समस्या क्या था? 1882 में ही देखिए, 1881 में पेपर आया, और जब 81 में पेपर आया तो भाई तुरंत तुरंत ना, ताजा ताजा चीज है तो आप एक स्वतंत्र पत्रकार की तरह बिहेव करेंगे, क्योंकि आपको सारी चीजें तो अभी पता भी नहीं है। तो जब एक स्वतंत्र पत्रकार की तरह बिहेव करेंगे आप, तो आपके लिए दिक्कत तो हो ही सकती थी। यहाँ पर इन्होंने भी स्वतंत्र पत्रकार के तरह बिहेव किया, और सबसे पहले कोल्हापुर के राजा का दुर्व्यवहार पेपर में छपा।
कोल्हापुर के राजा के दुर्व्यवहार, पब्लिक के साथ ये जो दुर्व्यवहार करते थे, इस पर एक लेख पेपर में छापा। कोल्हापुर के राजा साहब अंग्रेजों के अच्छे मित्र। अब अगर उनमें कमियां हैं तो ये कमी किसकी वजह से? अंग्रेज मित्र हैं, अंग्रेज शासन में है, उन्हें व्यवस्था बनाए रखनी है। लेकिन अगर ये राजा साहब जनता के साथ दुर्व्यवहार करते हैं तो इसका मतलब है इन्हें अंग्रेजों के द्वारा संरक्षण प्राप्त है, ये जनता के साथ दुर्व्यवहार कर सकते हैं, इन्हें किसी भी प्रकार की कोई सजा नहीं मिलेगी। यानी अप्रत्यक्ष रूप से अंग्रेजी शासन व्यवस्था का विरोध, अप्रत्यक्ष रूप से कोल्हापुर के महाराजा का विरोध, ये चीजें इनके साथ आई। जब इसको छापा तो तिलक के ऊपर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा चला। ठीक, और इस मुकदमे में इन्हें सबसे पहली बार जेल जाना पड़ा। ठीक, और इनका ये जेल जाना पत्रकारिता के क्षेत्र में ठीक है, पहले भारतीय थे जो जेल गए। ध्यान रखिएगा, इसमें इनकी ज्यादा ये सोच भी नहीं रही होगी। ये प्रथम भारतीय हैं जिन्हें पत्रकारिता के मामले में जेल जाना पड़ा था। ठीक, दूसरा, रैंड और आयरस्ट, इनके कुकर्मों को छाप दिया। छापा, और इसके कुकर्मों को छापने की वजह से तिलक को 18 माह जेल की सजा हुई। रहे भी, जेल काटा भी 18 माह का। अब सोचिए, ये वही रैंड और आयरस्ट हैं जिनके विषय में कहा जाता था कि ये बड़े ही कुकर्मी थे, इसलिए चाटपेकर बंदियों ने इनकी हत्या की। अब कुकर्मी कैसे थे? ये थे पूना के प्लेग कमिश्नर। ठीक, पूना के प्लेग कमिश्नर। अब अगर ये पूना के प्लेग कमिश्नर हैं तो समस्या ये है कि प्लेग आने पर बचाव और राहत कार्य तो करना चाहिए इन्हें अच्छे से, लेकिन नहीं, पूना साइड में बकाल पड़ता था तो ये कहते हैं कि इनकी लोई आ जाती थी, इन्हें अच्छा हो जाता था। इतने कुकर्मी थे, कहते हैं भारतीयों के घरों में घुसकर उनकी बहू बेटियों के साथ बदतमीजी करते थे। ठीक, अब अगर कोई भी अंग्रेज हो, हम अपने स्वाभिमान को बचाने के लिए इतना तो नीचे नहीं गिर जाएंगे कि किसी की अपने सामने की गई बदतमीजी को बर्दाश्त करना और शांत रहे सिर्फ इसलिए क्योंकि वो अंग्रेज है। ऐसा तो नहीं हो सकता। तो जब ये चीज कर रहे थे तो सबसे पहले तिलक ने ही इनके इन कुकर्मों को अपने पेपर में छापा। तो प्रभावी तो थे ही, भाई प्लेग कमिश्नर हैं तो प्रभावी हैं। इनकी चीजों को छापने का मतलब हुआ, इनकी कमियों को छापने का मतलब हुआ आप पूरे शासन का विरोध करना। ठीक है, तो परिणाम क्या हुआ? तिलक ने जैसे ही छापा, तिलक को 18 माह जेल, यानी कोई बोल नहीं सकता, ऊपर तक बात पहुंचेगी ही नहीं। तिलक भी पूना के ही थे। अब अगर तिलक की बात को दबा दिया गया तो कोई ना कोई और ठीक आएगा ही आएगा इनका विरोध करने के लिए। हुआ भी ठीक वैसा ही। देखिए हुआ क्या तिलक में, तिलक को एक तो लोकमान्य की उपाधि मिली हुई थी और दूसरा भारत का बेताज बादशाह भी कहते थे।
बेताज बादशाह, ये इनकी उपाधि थी तिलक जी की। ठीक, अब देखिए फ्लैग कमिश्नर साहब यहां तो बच गए। ठीक, दूसरा चीज, तिलक ने इस बीच में जनता को अपने साथ जोड़ने के लिए, क्योंकि वहां क्या था कि अधिक से अधिक जनाधार होना चाहिए, जब तक जनता आपके साथ नहीं है तो आप कोई भी विरोध या क्रांति नहीं कर सकते। जब तक जनाधार नहीं होगा, लोगों में राष्ट्रीयता की भावना पैदा करना चाहिए, लोग राष्ट्रीयता के, राष्ट्र के विषय में सोच सके और फिर राष्ट्र को आजाद कराने के लिए सामने आ सके, ये सब बातें थी। तो इसके लिए इन्होंने क्या किया, दो चीजें की। 1893 में गणपति उत्सव प्रारंभ करवाया। और 1895 में शिवाजी महोत्सव प्रारंभ करवाया। ये दोनों इन्हीं के थे। ठीक, अब इससे क्या होगा, एक तो धार्मिक आधार पर लोग एक दूसरे से जुड़ेंगे, पहला। दूसरा, शिवाजी की वीरता से प्रभावित होकर उनमें भी थोड़ी बहुत राष्ट्रीयता की भावना उत्पन्न होगी, वह भी भारत को आजाद कराने के लिए शिवाजी की तरह है उठ खड़े होंगे। ठीक वैसे ही जैसे शिवाजी ने मराठवाड़ा को मुगलों से मुक्त कराने के लिए संघर्ष किया। इन लोगों में उत्साह, धार्मिक रूप से एकजुट करना, लोगों में साहस भरना, ये सारा कार्य है। अब अगर ये चीजें हो रही है तो कुछ न कुछ तो और आगे भी होंगी। अब देखा जाए हम लोग आगे क्या होता है। तिलक भी पूना के चितपावन ब्राह्मण थे। ठीक, और इनमें ये कहा जाता है कि जो चितपावन ब्राह्मण हैं, इनमें साहस भी कूट कूट कर भरा रहता है। ये भी चितपावन ब्राह्मण थे पूना के। कहा जाता है कि चितपावन ब्राह्मणों में बड़ा जोश वोश होता है, थोड़ी सी गलती बर्दाश्त नहीं कर सकते, हत्या करना है उनके लिए ठीक रहता है, क्योंकि सम्मान के लिए कुछ भी कर सकते हैं। पूना में दो ब्राह्मण थे, ठीक है, जिन्हें कहते हैं चापेकर बंधु। ठीक, 1897 में इन दोनों भाइयों ने, नाम था दामोदर हरि चापेकर और दूसरा बालकृष्ण चापेकर। दामोदर हरि चापेकर और दूसरे थे बालकृष्ण हरि चापेकर। हरि इनके पापा हैं। महाराष्ट्र में परंपरा है कि खुद का नाम, पिता का नाम और फिर आपका टाइटल नेम, ये चीज अभी भी वहां है। तो हरि इनके पिताजी थे हरि चापेकर, दामोदर चापेकर और बालकृष्ण चापेकर, ये दोनों भाई हैं, सगे भाई थे। इन दोनों ने रैंड और आयरस्ट की हत्या कर दी। 1897 में प्लेग कमिश्नर रैंड और आयरस्ट की हत्या कर दी। ठीक, यह भारत में पहली बार किसी यूरोपीय की हत्या का प्रयास था जो सफल रहा। ठीक, देखिए भारत में पहली बार किसी यूरोपीय की हत्या हुई। पहली बार किसी यूरोपीय की हत्या हो रही है, इससे पहले किसी यूरोपीय की हत्या नहीं की गई थी। अब हत्या जब की है तो उसके लिए भी कुछ न कुछ स्ट्रेटजी बनाया होगा। तो उसके लिए क्या किया, इन लोगों ने पहले ही
महाराष्ट्र में, पूना में ही एक व्यायाम मंडल का गठन किया था। अब इसमें होता क्या था कि सारे गांव के जो भी होते थे व्यायाम मंडल में, सारे युवा एकजुट होते थे। इनका काम क्या था? अपने फिटनेस को बनाए रखने का, व्यायाम मंडल का। तो जब व्यायाम मंडल में इकट्ठा होते तो सुबह भी होता था, शाम में भी होता था। खाली खाली समय है तो करोगे भी क्या? तो उसमें दंड पेल, ठीक है। यानी इनका काम था सुबह शाम इकट्ठा होना, कुश्ती लड़ना और खूब भाजना। डंडे वंडे देखा होगा आपने, सलमान खान की मूवी आई थी कुश्ती पे, तो उसमें देखा होगा आपने, एक लकड़ी का होता है वो करना, फिर तक बैठक मारना, ऐसी चीजें, ठीक है। तो वही सब काम करना रहता था। फिर देश के विषय में सोचने की बात वही होती थी। तो जब देखा कि रैंड और आर्नेस्ट ये सब कर रहे हैं, तो बाद में बड़ा इन लोगों को कष्ट हुआ। इन्होंने कहा बदला कैसे लिया जाए, कैसे इसको सबक सिखाया जाए। तो यही दोनों भाई तैयार हुए और इन दोनों ने उसकी हत्या कर दी। व्यायाम मंडल के ही सदस्य हैं, दूसरे सदस्य भी संदेह के घेरे में आए, ठीक है, लेकिन यहाँ पर ये बचे रहे, ठीक है। अंत में ये दोनों भाई पकड़े गए और दोनों को फांसी की सजा दी गई। ठीक। अब समस्या ये थी कि दोनों पकड़े कैसे गए? भाई किसी ने तो भेद दिया होगा ना कि कहाँ है, कैसे है। तो पता क्या चला कि द्राविड़ बंधु हैं। मैंने गुप्तचरी की है, ठीक। द्राविड़ बंधुओं ने सूचना दी थी, ये दोनों लोग यहाँ हैं, इन्होंने हत्या की है उसकी। अगर इन्होंने हत्या की है तो पकड़े गए, फांसी हो गई। अब व्यायाम मंडल के जो दूसरे सदस्य थे उनको भी ये पता चल गया। हम लोग यहाँ से क्रांतिकारी मूवमेंट पे हैं, ठीक है। व्यायाम मंडल के सदस्यों को पता चल गया कि ये बात अंग्रेजों तक पहुंचाई किसने। और जब उनको ये बात पता चली कि अंग्रेजों तक पहुंचाई किसने, तो भाई दिक्कत तो अब होती ही होती। तो उन्होंने क्या किया, व्यायाम मंडल के सदस्यों ने इन दोनों की हत्या कर दी। द्वारा हत्या कर दी गई, ठीक। अब जब व्यायाम मंडल के सदस्यों ने हत्या कर दी सिर्फ इसलिए कि इन्होंने गुप्तचरी की कार्य किया था, तो सरकार को क्या लगेगा? ऐसे तो कोई भी बात सरकार तक पहुंचेगी नहीं, किसी भी आरोपी की हत्या हो जाएगी और पता चलेगा किसने मारा, कोई बताने के लिए नहीं तैयार होगा कि बताया तो मेरी हत्या हो जाएगी, नहीं बताया तो बचे रहेंगे। इसलिए सरकार ने अब और ज्यादा भय क्रिएट करने के लिए व्यायाम मंडल के सभी सदस्यों को फांसी पर लटका दिया। ठीक। अब समस्या यही थी कि सरकार जनता के बीच में एक भय का माहौल बनाना चाहती है, एक ऐसा भय जिससे जनता उसका विरोध ना कर सके, और दूसरी तरफ क्रांतिकारी सरकार के मन में भय का माहौल बनाना चाहती है, ताकि जो भी कर्मचारी हैं वो कोई भी कार्य करने से पहले, कोई भी शैतानी करने से पहले 100 बार सोचे कि इसका परिणाम क्या हो सकता है। इसलिए वो भारतीयों के साथ हमदर्दी से पेश आए, सही तरीके से पेश आए, बदतमीजी वाली बात ना हो उनमें, बदतमीजी का परिणाम मौत। ये क्रांतिकारियों की सोच थी, ठीक है। तिलक ने इस हत्या की तुलना, रैंड और उनकी हत्या, अफजल खां हत्या से तुलना की। किसकी हत्या? रैंड और आयरस्ट की हत्या की तुलना अफजल खां की हत्या से की थी, ठीक है। ये तिलक जी का था विचार।
अब भाई उनकी अलग सोच है, सबकी अलग सोच है, आगे क्या होगा वो हम अब आगे देखते हैं। ठीक है, महाराष्ट्र में क्रांतिकारी आंदोलन। महाराष्ट्र में क्रांतिकारी आंदोलन। ठीक, देखिए इनके उदय के कारण क्या थे। भाई अगर क्रांतिकारी मूवमेंट शुरू हुआ है, लोग क्रांतिकारिता की तरफ बढ़ रहे हैं, लोग हत्याएं कर रहे हैं, लोगों में आत्म बलिदान की भावना आ रही, तो क्यों आ रही है? समस्या तो यही थी। ठीक है, देखते हैं हम लोग। पहला, प्रत्यावेदन व निवेदन की नीति। ठीक, पहला। दूसरा, पाश्चात्य सभ्यता का प्रभाव। दूसरा, अंतरराष्ट्रीय प्रभाव। अंतरराष्ट्रीय प्रभाव, भारत की बिगड़ती दशा, आर्थिक दशा। लास्ट, बंगाल विभाजन। दूसरी चीज, लॉर्ड कर्जन इनका जो समय काल है उसे भूलों, आयोगों और शिष्टमंडलों का काल कहा गया। सॉरी, ठीक है, ये चीज है। अब देखते हैं ये क्या थे। पहला, उदारवादियों के द्वारा इस नीति का पालन किया गया। उदारवादी इस नीति का पालन कर रहे हैं। जब उदारवादी इस नीति का पालन कर रहे हैं तो इसका परिणाम क्या होगा? लाभ तो कुछ मिलना चाहिए, इसका कुछ लाभ तो मिलना चाहिए, लेकिन होता क्या था कि इसका कोई लाभ नहीं मिलता। और अगर इसका कोई लाभ नहीं मिलता है तो समस्या क्या आएगी? इसका विरोध भी शुरू होगा। जब देखा कि केवल दिया जा रहा है, आप क्षमा याचना कर रहे हो, रोज पत्र व्यवहार कर रहे हो, आप निवेदन कर रहे हो, प्रत्यावेदन दे रहे हो, पत्र भेज रहे हो अपनी मांगों के लिए, और लगातार आप कर रहे हो, फिर भी कोई सुनवाई नहीं है, तो समस्या वही ना कि किसी बहरे के कान पर कब तक चिल्लाओगे आप? उसको सुनाई अगर ना पड़े तो उसको सुनाने के लिए कभी कभी तमाचा भी तो मारना पड़ता है कि चोट से हो सकता है आपकी तरफ देख ले, बात तो होगी। तो यहाँ वही नीति है। इन्होंने कहा कि भाई ऐसी स्थिति है, केवल हम प्रत्यावेदन भेजते रहे, निवेदन भेजते रहे, निवेदन करते रहे, हाथ पैर जोड़ते रहे, मिल कुछ नहीं रहा है, तो ये कब तक? एक समय होता है जब देखा कि खाली ये करते हैं, दे कुछ नहीं रहे हैं, तब एक अलग वर्ग जन्म लेता है जो युवा थे। उन्होंने कहा कि ये ऐसे नहीं मानेंगे, इनको सुनाने के लिए धमाकों की आवश्यकता है। और इसी धमाकों के परिणाम स्वरूप क्या हुआ? क्रांतिकारी जन्म लेते हैं। इन्होंने कहा कि चीजें मेरी हैं, तुम उसके लिए निवेदन क्यों करें? जब सारी चीज मेरी है, सिर्फ ये बाहरी है, मुझ पर जबरदस्ती सैनिक शक्ति के बल पर शासन कर रहे हैं, तो हम इनसे निवेदन क्यों करें? जब मेरी चीज मेरी है तो उसे हम लेने के लिए किसी और से अनुमति क्यों लेंगे? वो तो मेरी है, मैं उसे छीन लूंगा अगर किसी और के पास हो। तो यहां छीनने की परंपरा आई। तो ये देखा गया कि
सामने वाला ज्यादा सशक्त है, वो ज्यादा प्रभावी है, उससे हम छीन नहीं सकते। तो जब उससे छीन नहीं सकते तो उसको जुतिया के ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं? वो तो हो सकता है। तो यहाँ पर वही बात आ गई कि जब हम छीन नहीं सकते तो क्यों ना मार पीट के ले लें, तो क्रांतिकारी है। ठीक है, तो एक वहां एक सोच आई। दूसरा, पाश्चात्य सभ्यता का प्रभाव, पाश्चात्य से पश्चिमी का। ठीक, अब देखिए जब हम यूरोप की बात करते हैं तो यूरोप में यूरोपियों के द्वारा अधिकारों को छीना गया, जनता ने क्रांति की और क्रांति का उद्देश्य होता था कि अपने अधिकारों की प्राप्ति। और एक दो क्रांतियां नहीं हुई, 1789 में फ्रांस की क्रांति, और फ्रांस की क्रांति में ही देखो कई चरण आए, उसमें 5-5 संविधान बन गए। फिर 1830 की क्रांतियां हुई, 1848 की क्रांति हुई, फिर इटली और जर्मनी का एकीकरण हुआ। तो इतना इतिहास पढ़ने के बाद तो समझा होगा ना कि यूरोपीय लोग जब अपने अधिकारों को प्राप्त करने के लिए हथियार उठा सकते हैं, लामबंद हो सकते हैं, तो फिर हम उन्हीं के खिलाफ क्यों नहीं हो सकते? जब उनके देश के लोग उनके खिलाफ उनकी व्यवस्था को चेंज करने के लिए एक साथ आ सकते हैं, एकजुट हो सकते हैं, हथियार उठाने के लिए प्रेरित हो सकते हैं, हथियार उठा सकते हैं, संगठन बना सकते हैं, विरोध कर सकते हैं, तो फिर हम क्यों नहीं हो सकते अपने अधिकारों के लिए? तो यहाँ पर एक प्रभाव अलग पड़ा कि ये ऐसे मानने वाले नहीं हैं, हम निवेदन प्रत्यावेदन करते रह जाएंगे, जीवन बीत जाएगा, हम मर जाएंगे, बच्चे मर जाएंगे, लेकिन अंग्रेज हमें चीजें सामान्यता में प्रोवाइड नहीं कर सकते। इनसे अगर अधिकार प्राप्त करना है तो उस अधिकार को प्राप्त करने के लिए लड़ना पड़ेगा, और लड़ने के लिए जरूरी है संगठित होना, हथियारों का इकट्ठा होना और संगठित होकर के हमला करना, ताकि इनमें भय हो, इनके आर्थिक हितों की क्षति हो, और फिर हम अपना अलग सोच थी। फिर अंतरराष्ट्रीय प्रभाव, अंतरराष्ट्रीय प्रभाव में देखते हैं कि जापान जैसा, अबिसिनिया जैसे एक से छोटे से छोटे देश अपने अधिकारों के लिए भिड़ जाते हैं। टर्की में, मिस्र में, जहां देखिए, फिर अमेरिका में देखिए, पूरा पूरा अमेरिका आजाद हो गया, लोग ही तो इकट्ठे हुए, कोई बाहर से आया था वहां पे नहीं, वहां के जो लोकल थे, जो वहां के निवासी थे, उन्होंने अपनी आजादी के लिए प्रयास किया। अमेरिका में पूरा पूरा हथियारों के माध्यम से युद्ध लड़े गए, युद्ध में जीते, फिर हटाया। जापान में वही चीज, युद्ध हुआ, पराजित किया उपनिवेशी शक्तियों को, फिर अपने शासन को कायम। तो इनके दिमाग में क्या चीजें थी कि अंग्रेजों से हम जो अन्याय विनय करते हैं, इसके माध्यम से स्वतंत्रता प्राप्त नहीं हो सकती। स्वतंत्रता अगर प्राप्त करना है तो आत्म बलिदान होना चाहिए, जान देना पड़ेगा, जीवन समर्पित करना पड़ेगा। तो अगर ये सोच आ जाए कि जीवन बिना समर्पित किए, बिना आत्म बलिदान के स्वतंत्रता नहीं मिल सकती, तो आत्म बलिदान के लिए युवा सबसे पहले प्रेरित होते हैं। ठीक है, भारत की बिगड़ती आर्थिक दशा देखिए, 1850 के बाद 1900 तक लगभग 18 काल पड़े, या अंग्रेजी शासन से लेकर के 18 बड़े काल पड़े थे, काफी बड़े, जिसमें कई कई लाख लोग काल कलवित हो गए। ठीक है, ये अकाल, अकाल क्यों? अंग्रेजों से आने से पहले अकाल पड़वे नहीं करता था, पड़ता भी था तो उसको कोई विशेष प्रभाव नहीं होता था। अंग्रेजों के आने के बाद ये स्थिति हो गई कि छोटे से छोटे अकाल लाखों लोगों को मार डालते हैं। सिर्फ बिगड़ती हुई आर्थिक दशा का ही तो प्रभाव था। और अंत में इस आर्थिक दशा पर कई भारतीयों के द्वारा पुस्तकें आ गई, और उन पुस्तकों में यह दिखाया गया कि कैसे ब्रिटिश आर्थिक नीति का ही परिणाम है भारत में अकाल। यानी अगर तुम्हारी आर्थिक नीतियों के कारण अकाल पड़ रहे हैं, तो यानी तुम सिवाय भारत को लूटने के यहाँ कोई व्यवस्था बनाने नहीं आए हो। तो अगर सिर्फ लूटने का ही उद्देश्य है तो ऐसे लुटेरों को भारत में रहने का कोई अधिकार नहीं है, इन्हें भारत से मार के भगा देना चाहिए। ठीक, इन्हीं सब बातों को सोच करके
युवाओं के मन में एक जोश उत्पन्न होता है, वह संगठित होने का प्रयास करते हैं, वो संगठित हुए भी और संगठित होने के बाद कई जगहों पर बम विस्फोट किया, बहुत से अंग्रेजों को मारा। इसका भी एक प्रभाव था क्रांतिकारी मूवमेंट का कि कहीं न कहीं क्रांतिकारी मूवमेंट का एक आधार बना। इस क्रांतिकारी मूवमेंट में ने युवाओं में एक जोश पैदा किया। इसने काफी कुछ कांग्रेस की जो उदारवादी नीति थी उसको प्रभावित किया और प्रभावित इस हद तक कर दिया कि महात्मा गांधी जैसे लोग 1942 के पश्चात जो अहिंसा के ही पुजारी हुआ करते, सिर्फ अहिंसा को लेकर के ही, वो भी हिंसा के लिए तत्पर होते हैं और नारा देते हैं, करो या मरो, यानी मारो या मर जाओ, करना तुम्हें कुछ भी है, बस आजाद होना। तो ये सब चीजें थी। बंगाल विभाजन ने क्या किया, देखिए 1905 में बंगाल विभाजन किया गया। बंगाल विभाजन का पूर्ण उद्देश्य था बंगाल में क्रांतिकारी मूवमेंट और वहां पर जो राजनीति में सक्रियता और हिंदू मुसलमान एक साथ एक मंच पर आ रहे थे, उसको किसी न किसी प्रकार से समाप्त किया जाए या दबा दिया जाए। ये उद्देश्य था विभाजन का, क्योंकि विभाजन भाई किसी भी तरीके से किया जा सकता था, लेकिन जो विभाजन किया गया उसमें बंगाल के दो हिस्से किए गए और उन दो हिस्सों में एक हिंदू बाहुल्य कर दिया गया और दूसरा मुस्लिम बाहुल्य। ठीक, समस्या ये थी, ठीक, मुसलमान समस्या ये थी। और उसके बाद भी पेट नहीं भरा तो बंगाल का जो गवर्नर था वो क्या कहता है, मेरी दो पत्नियां हैं, एक नहीं दो पत्नियां हैं, एक हिंदू है दूसरी मुसलमान, जिसमें से दूसरे कई ज्यादा प्रिय है। मतलब कहना क्या चाहते हो, तुम्हें मुस्लिम लोग ज्यादा प्रिय हैं, उनको तुम लाभ पहुंचाने की कोशिश कर रहे हो, भारतीय प्रिय नहीं है, शासन तुम दोनों पे कर रहे हो, तुम शासक वर्ग हो। चुनाव खाली मुसलमान थोड़े जीता है, लेकिन एक सोच होती थी सत्ता बने रहने। ममता दीदी भी आज वही कर रही है जो उस समय अंग्रेज कर रहे थे। ठीक है, ऐसे वर्ग को पकड़ो, ऐसे वर्ग के लिए जो आपको हमेशा सत्ता में बनाए रखे। ठीक है, तो एक तुष्टिकरण की नीति होती है, तो राजनेताओं का काम है। ठीक है, ममता दीदी भी वही कर रही है, अंग्रेज भी वही कर रहे हैं, बदला क्या है, कुछ नहीं। ठीक है, तो कहीं न कहीं इन चीजों से भी युवाओं में एक जोश आता है, युवा एकजुट होने का प्रयास करते हैं, युवाओं के मन में ये बात आती है कि आजादी आसानी से नहीं मिल सकती, आजादी प्राप्त करने के लिए जान देनी पड़ेगी, जान लेनी पड़ेगी, आत्म बलिदान आवश्यक है, बिना आत्म बलिदान के हम स्वतंत्रता प्राप्त नहीं कर सकते। तो जब ऐसी बात सामने आ जाए तो ऐसे में स्वाभाविक है कि क्रांतिकारी संगठन भी बनेंगे, क्रांतिकारी घटनाएं भी होंगी और उसमें लोग सफल भी होंगे। तो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, महाराष्ट्र में देखा जाए चीजें कैसे कैसे आगे आती हैं। महाराष्ट्र देखिए, महाराष्ट्र में क्या हुआ, एक संगठन बनता है 1896-97 में, जिसे कहते हैं व्यायाम मंडल। पहला संगठन है महाराष्ट्र में जो एक क्रांतिकारी आंदोलन के लिए निर्मित होता है, पूना में बना। संस्थापक थे इसके चापेकर बंधु, अभी हम लोग बात कर चुके हैं चापेकर बंधुओं पर कि रैंड और अरेस्ट की हत्या कर दी थी इन लोगों ने, बाद में इनको फांसी दे दिया गया। तो जब फांसी दिया गया तो व्यायाम मंडल के सदस्यों ने उन लोगों की भी हत्या कर दी जिन्होंने इनके गुप्त जगह की जहाँ छुपे हुए थे, जहाँ ये था उसकी सूचना दे दी। तो अंग्रेजों ने इनको पकड़कर फांसी दे दी। परिणाम स्वरूप
व्यायाम मंडल के सदस्यों ने उन दोनों द्रविड़ भाइयों की भी हत्या कर दी। और जब द्रविड़ की हत्या कर दी सरकार को पता चला, तो सरकार ने व्यायाम मंडल के सभी सदस्यों को फांसी दे दिया गया था, जिनको भी पाया गया। ठीक है, ये चीजें हुई थी। तो पहला व्यायाम मंडल जिसकी स्थापना 1896-97 में पूना में होती है, उसकी स्थापना चापेकर बंधु करते हैं। इनका काम क्या था चापेकर बंधुओं का? पहला कार्य रैंड और आयरस्ट की हत्या, ठीक, एक क्रांतिकारी। दूसरा कार्य महारानी विक्टोरिया इनकी मूर्ति पर, भारत में अभी कुछ समय पहले एक चलन था क्या, स्याही फेंकने का मुंह पर, अच्छे अच्छे नेताओं के मुंह पर स्याही फेंकी गई। इसका उद्देश्य क्या होता था? कालिक पोतने से तात्पर्य होता था। इन लोगों को करिखा नहीं मिला, स्याही नहीं मिली। इन्होंने महारानी विक्टोरिया की मूर्ति पर अलकतरा पोत दिया। अब बात आती है अलकतरा क्या होता है? चारकोल सुना होगा, सड़क वड़क में यूज होता है, उसी को अलकतरा कहते हैं। इन्होंने अलकतरा लगा दिया। अलकतरा भी काला होता है। सोचो कितनी खूबसूरत लगी होंगी उस समय महारानी विक्टोरिया, जब उनके चेहरे पर व्यायाम मंडल के सदस्यों ने अलकतरा पोता होगा। बाद में चापेकर बंधुओं को फांसी होती है और व्यायाम मंडल समाप्त हो जाता है। लेकिन उसी समय व्यायाम मंडल के ही एक सदस्य, जो प्रारंभ में व्यायाम मंडल के सदस्य थे, वो सामने आते हैं। उन्होंने एक संगठन बनाया, मित्र मेला। बच गए थे ये। इसमें सदस्य थे संस्थापक विनायक दामोदर वीडी सावरकर। एक दूसरे सदस्य थे इनके बड़े भाई वीडी सावरकर के, गणेश सावरकर। ठीक है, बड़े भाई थे, दिन रहे होंगे शायद। ठीक है, ये दोनों लोगों ने मित्र मेला का गठन किया। ठीक, पहले मित्र मेला का नाम था देशभक्तों का मेला। ठीक, देशभक्तों की मित्र मेला, ये पूरा नाम था प्रारंभ में। और इसका गठन हुआ था 1899 में। ठीक, अब ये देशभक्तों की मित्र मेला एक नए नाम से देशभक्त हट गए, नाम आया मित्र मेला। इसका गठन हुआ 1900 में। ठीक, ठीक है, अब यही मित्र मेला आगे चल करके एक नए नाम से आती है, जो बाद तक कायम रही। नाम था इसका अभिनव भारत सोसाइटी, जिसका गठन 1904 में हुआ। ठीक, अभिनव भारत सोसाइटी, और इसी के तहत संपूर्ण महाराष्ट्र में कई ब्रांच बनाए गए इसके, ताकि हर जगहों पर ऐसे युवाओं को जिनमें राष्ट्र प्रेम की भावना हो, जो आत्म बलिदान कर सकते हो, उन लोगों को इसके साथ जोड़ा जा सके। ठीक है, इसके संपूर्ण महाराष्ट्र में कई ब्रांच बनाए गए, यानी हर जगहों से अच्छी खासी संख्या अभिनव भारत सोसाइटी की सदस्य बन सके। ठीक, संस्थापक कौन थे? वीडी सावरकर। तो हम लोग ये देखें कि वीडी सावरकर कैसे व्यक्ति थे। भाई, संस्थापक अगर महान होगा तो संस्था भी महानता के स्तर को प्राप्त कर सकती है, और अगर संस्थापक ही महान नहीं है तो फिर संस्था भी उस ऊंचाई को नहीं छू सकती जिस ऊंचाई को उससे अपेक्षा की जाएगी, वह उस ऊंचाई को छुए। ठीक है, तो हम लोग पहले देखें वीडी सावरकर।
वी.डी. सावरकर बहुत महान देशभक्त। इन्होंने ये 1857 की पुस्तक लिखी और उस पुस्तक में इन्होंने 1857 की क्रांति को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, इकलौते व्यक्ति हैं जिन्होंने 1857 की क्रांति को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा था। जन्म इनका नासिक के भगूर में हुआ। ठीक, बचपन से ही बहुत तीक्ष्ण बुद्धि के थे। कहते हैं इनके विषय में ये बात की, कहते बचपन से ही बहुत रस्सी थी इनमें, बहुत तीक्ष्ण बुद्धि, चीजें अपने आप याद हो जाती थी, जो बात एक बार पढ़ लेते थे वो याद हो जाती थी। कहते हैं गीता के श्लोक कंठस्थ हो गए, इनके संपूर्ण गीता कंठस्थ हो गई बचपन में, प्रारंभिक अवस्था में। क्योंकि ये भी चित्तौन ब्राह्मण थे, ब्राह्मणों में धार्मिक ग्रंथों को पढ़ने की परंपरा होती है और उस परंपरा का इन्होंने निर्वहन किया अच्छे से। और परंपरा के निर्वहन के पश्चात एक चीज जो अच्छी आई वो ये था कि इन्हें भी वो चीजें याद, अब अगर वो चीज इन्हें भी याद होती है तो उसका परिणाम तो हो गए। लेकिन 10 वर्ष 12 वर्ष का बच्चा संपूर्ण गीता के श्लोक याद कर, तो जिसे इसकी बात ही अलग बात है। ठीक है, अब समस्या क्या थी कि प्रारंभ से ही जब इनको 10-11 साल के हुए, उसी समय से ही ये तिलक से प्रभावित थे। कारण था कि केसरी जो तिलक की पत्रिका थी इसे ये पढ़ते थे। ठीक, और इसी केसरी पत्रिका को पढ़ करके इनमें एक भावना जागी। भावना क्या थी कि देश के लिए कुछ करना है। बचपन से ही ये भावना आ जा रही है। देखो, यानी केसरी पत्रिका के लेख बच्चों में राष्ट्र प्रेम की भावना भरने का कार्य कर रही थी। ठीक है, इस पत्रिका को पढ़ने के बाद इनके अंदर एक भावना जागी, क्या? देश के लिए कुछ करने की। यानी बचपन से ही देश के लिए कुछ करने की एक इच्छा इनके मन में जागती है। ठीक, और अगर इनके मन में कुछ करने की इच्छा जागती है तो कुछ न कुछ कार्य तो ये करते ही करते, अब चीजें जरूर सामने आती। ठीक है, क्योंकि कार्य क्या है, एक संगठन बनाया और इस संगठन को गुप्त रूप से चलाया भी। चलिए, संगठन बन भी गया, संगठन गुप्त रूप से चलेगा भी। और इनका उद्देश्य क्या था कि सभी नौजवान जो देश के लिए जान देने की कुव्वत रखते हो वह इस संगठन में सम्मिलित हो, अन्य कोई सम्मिलित ना हो। ये अच्छी बात है। खुद जान देने की क्षमता रखते थे, खुद जान देने का कलेजा रखते थे, इसलिए चाहते थे उस संगठन में जो भी आए वो चीज तो रखे ही जो संस्थापक के अंदर हो। जो भावना संस्थापक के अंदर हो वही भावना इनके अंदर भी हो। उन्होंने कहा कि इस संगठन में सिर्फ और सिर्फ नौजवान भर्ती हो और ऐसे नौजवान भर्ती हो जो देश के लिए जान देने की को तत्पर हो। क्योंकि ये जानते थे कि कोई भी कार्य किया जाएगा तो उस कार्य में जैसे ही कोई घटना होगी, घटना के बाद पुलिस कार्यवाही तेज हो जाएगी और जो भी व्यक्ति उस घटना में लिप्त होगा उसकी सिर्फ एक सजा है, मौत। इसलिए पहले से ये अपेक्षा करते थे कि वही सदस्य इसमें आए जिसमें इतनी कुव्वत हो कि देश के लिए वो अपनी जान दे सके। तो अब एक संगठन भी बन गया इनका। देखिए, देश के लिए प्रारंभ से ही LLB किया इन्होंने और उस समय जिस टाइम की बात है वो भी फर्स्ट डिवीजन में। फर्स्ट डिवीजन में LLB, वो भी फर्स्ट डिवीजन, लेकिन उपाधि नहीं ली।
क्यों नहीं ली? क्योंकि अभी भी एक परंपरा है कि उपाधि देता कौन है? गवर्नर। ये तो देते हैं। भाई दीक्षांत समारोह होगा तो उस दीक्षांत समारोह में गवर्नर क्योंकि कुलाधिपति होने के नाते उपस्थित होता है और उपाधि भी वही देता है। फर्स्ट डिवीजन में आए थे तो उसमें रेयर केस में कहीं एक आध लोग फर्स्ट डिवीजन आते थे, नहीं आते ही नहीं थे। अब इनको भी उपाधि गवर्नर के थ्रू मिलती। गवर्नर कौन? अंग्रेज। इन्होंने कहा कि हम कोई भी उपाधि अंग्रेज व्यक्ति से, अंग्रेज से ग्रहण नहीं करेंगे और उन्होंने अपनी एलएलबी की उपाधि, लॉ की उपाधि छोड़ दी। सोचिए 3 साल की डिग्री, 3 साल की मेहनत का परिणाम सिर्फ राष्ट्रभक्ति में छोड़ दिया। ये कैसे महान है। आगे बढ़ते हैं। तिलक से इनकी मुलाकात हुई। अब जब तिलक से मुलाकात हुई और यहाँ पर ये चीजें चली रही थी तो तिलक ने इनको लंदन भेजा। तिलक से मुलाकात के बाद तिलक ने कहा तुम लंदन जाओ, कुछ दिन वहां रहना, बहुत पाठ करो, वहां पर व्यवस्था देखो, फिर चले आना। ठीक। और अंत में पर्सिया नामक जहाज से ये लंदन गए। सोचिए लंदन में पहुंच गए। अब लंदन में जब जा रहे थे लंदन के लिए तो सोचिए उम्र इनकी बहुत कम थी तिलक से, लेकिन तिलक इनकी इस देशभक्ति का, इनकी योग्यता का इतना सम्मान करते थे कि जहाज पर बैठाने तिलक स्वयं आए थे। सोचिए इनकी लोकप्रियता। यानी तिलक जैसा महान नेता, इतना बड़ा भारत का नेता, वह बीटी सावरकर को लंदन भेजने के लिए जहाज पर बैठाने स्वयं आता है। यानी कुछ न कुछ तो क्वालिटी रही होगी। कहते अब वहां गए तो श्याम जी कृष्ण वर्मा के द्वारा लंदन में एक हॉस्टल बनाया गया था भारत से आने वाले छात्रों के लिए, जिसे इंडिया हाउस कहते थे। ठीक, इसे मिटा रहे हैं। एक इंडिया हाउस श्याम जी कृष्ण वर्मा द्वारा इसे स्थापित किया गया था। इसमें छात्रवृत्ति भी मिलती थी। बहुत से लोग छात्रवृत्ति आते थे जिनकी स्थिति नहीं रहती थी, उन्हें यहाँ फ्री रहना वहना मिल जाता था, खाना भी मिलता था। समझिए ये अच्छी बात थी। चलो ठीक है, यहीं पर ये रखे। वीर सावरकर भी आए इंडिया हाउस में, वही जैसे दूसरे रह रहे थे वैसे ये भी रहने लगे। स्थिति क्या हुई? देखिए स्थिति क्या हुई कि यहीं पर रहते समय ही इनकी कई लोगों से मुलाकात हुई। और भी तो बहुत से क्रांतिकारी वहां जाकर के रह रहे थे, तो जितने भी लोग वहां रहते थे उन सबसे इनकी मुलाकात हुई। अब उनमें देखो कई लोग थे, जैसे श्याम जी कृष्ण वर्मा, मदन लाल धिंगरा, एक लाला हरदयाल, सब अपने आप में है। ज्ञानचंद वर्मा, इत्यादि इन लोगों से मुलाकात हुई। और मुलाकात के पश्चात भैया एक से एक महान क्रांतिकारी हैं, इन सबने एक प्लान किया। प्लान क्या किया कि सशस्त्र क्रांति की जाए। सोचो सशस्त्र क्रांति की बात कर रहे हो उस समय। मुलाकात के बाद एक निष्कर्ष पर आए, क्या? सशस्त्र क्रांति की जाए। सोचिए सोच क्या थी। अब अगर सशस्त्र क्रांति की जाए तो इसके लिए जरूरी क्या है? शस्त्र भी तो भेजे जाए, न भेजे जाए, शस्त्र भी बनाए जाए, भेजे जाए। और यहीं से शुरू होता है इनका क्रांति का उद्देश्य पूर्ण करने का कार्य। इन्होंने क्या किया कि लंदन में
शस्त्र खरीदना शुरू किया और शस्त्र को गुप्त रूप से भारत भेजना। जैसे तस्करी होती है रुपया पैसा की, अफीम उफीम की, ठीक वैसे ही असलह तस्करी करा रहे थे सब क्रांतिकारी, ताकि भारत में जब शस्त्र पहुंच जाएगा लंदन से, ढेर सारा शस्त्र पहुंच जाएगा, तो उसी शस्त्र का प्रयोग उन्हीं अंग्रेजों को मारने में किया जाएगा जिन अंग्रेजों ने भारत के लोगों को यानी भारतीय जनमानस को तंग करने का कार्य किया, यानी भय टेरर पैदा किया जाए उनमें। ठीक है। अब इसी समय यहीं पर श्याम जी कृष्ण वर्मा एक संस्था बनाते हैं, इंडिया होम रूल लीग सोसाइटी। लंदन में एक संस्था भी बन गई। ठीक है। अब बात ये थी, ये संस्था काम करने लगी, यहाँ सशस्त्र क्रांति की बात होती है, असलहे भारत पहुंचाए जाने लगे। अब समस्या है कि सरकार को तो कभी न कभी पता चलेगा कि नहीं पता चलेगा। यह बात कि गुप्त रूप से लंदन से, इंडिया हाउस के माध्यम से लंदन से भारत को शस्त्र पहुंचाए जा रहे हैं, शस्त्र भेजे जा रहे हैं। जब यह बात सरकार को पता चली, ठीक है, सरकार को पता चल गई, ठीक, तो सरकार ने क्या किया कि छापा मारा, पुलिस ने छापा मारा, तो वहां पर बीडी सावरकर गिरफ्तार किए गए। ठीक, बीडी सावरकर गिरफ्तार किए जाते हैं। अब बीडी सावरकर जब गिरफ्तार किए गए तो ये सरकार ने सोचा कि अगर ये यहाँ रहेगा लंदन में तो यहाँ उत्पात करेगा, क्योंकि कार्य कहाँ कर रहे थे, क्रांतिकारी गतिविधियां कहाँ चल रही थी, भारत में, तो केस भी इनके ऊपर भारत में चलाया जाए। ये बात आ गई, केस भी कहाँ चले, भारत में। तो अब इनको जबरदस्ती मोरिया नामक जहाज पर, जहाज से भारत भेजा गया। ठीक, अब देखिए साहस देखिए इनका, चूंकि शस्त्र भेजने का कार्य कर रहे थे, शस्त्र भेजने का कार्य कर रहे हैं तो इनके ऊपर संगीन अपराध भी लगता, हो सकता है कुछ हत्याओं में भी इनको घसीटा जाता और बाद में फांसी की सजा हो जाती। ये जानते थे, सावरकर को ये पता था। अब अगर सावरकर डायरेक्ट जहाज से आने के बाद ब्रिटिश सरकार के पुलिस के हाथ चढ़ते तो इनके गिरफ्तार करके इनके ऊपर कोई मुकदमा बनाया जाता, पंजीकृत किया जाता, मुकदमों में नाम घसीटा जाता, हत्याओं में नाम घसीट करके इन्हें फांसी की सजा हो जाती। इसलिए इन्होंने क्या किया कि जब यह जहाज अभी भारत के तट पर नहीं पहुंचा था, लगभग 2 किलोमीटर समुद्र के अंदर ही था, तभी यह समुद्र से कूद पड़े, समुद्र में कूद पड़े। भाई समुद्र से नहीं कूदे, जहाज से समुद्र में कूद पड़े। ठीक है, जहाज से समुद्र में कूदे और तैर कर समुद्र के किनारे, समुद्र के किनारे पहुंचे, दूसरे साइड में पहुंचे। ठीक है, कहते हैं अब जब तैर कर पहुंचते हैं तो अंग्रेजों के हाथ इनको गिरफ्तार नहीं करवाना। ठीक है, इन्होंने स्वयं को फ्रांसीसियों से गिरफ्तार कराया। ठीक, अब स्वयं को जो फ्रांसीसियों से गिरफ्तार करवाया है, तो अब तो इनके ऊपर फांसी वाली चीज नहीं आती, क्योंकि अब केस बदल गया। ठीक है, और जब केस बदल गया तो चीजें भी बदल जाएंगी। कहते हैं फ्रांसीसियों ने इन्हें अंग्रेजों को सौंपा, इन पर मुकदमा चलाया गया
और इस मुकदमे में आजीवन कारावास की सजा हुई इन्हें। ठीक, आजीवन कारावास की सजा। और इसी कारावास के दौरान इन्होंने 1857 की क्रांति पर पुस्तक भी लिखी। ठीक, उसी पुस्तक में इन्होंने 1857 की क्रांति को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और उस पुस्तक में इन्होंने बहुत सी चीजें अंग्रेजों के खिलाफ भी कही। ठीक है, और जब अंग्रेजों के खिलाफ कहीं उन्होंने जंग, तो अब समस्या ये थी कि पुस्तक का प्रकाशन कैसे हो। पुस्तक के विषय में अंग्रेजों को जानकारी हो गई। अब अगर पुस्तक के विषय में अंग्रेजों को जानकारी होती है तो क्या अंग्रेज उस पुस्तक को प्रकाशित होने देंगे? नहीं। परिणाम स्वरूप अंग्रेजों ने पुस्तक को प्रकाशित होने से रोकने का प्रयास किया। ठीक, अब भारत में तो प्रकाशित हो नहीं सकता क्योंकि अंग्रेज एकदम दांत रखे बैठे हैं। कोई तो प्रकाशित करे, तुरंत अंदर उसके थापा खाने का सब। तो किसी ने भी प्रकाशित करने की हिम्मत नहीं की। और जब ये चीजें हो गई तो परिणाम क्या हुआ? पुस्तक को गुप्त रूप से पुस्तक को लंदन भेजा गया कि लंदन में प्रकाशित हो जाए। लेकिन लंदन में भी ये बात पहुंच गई और लंदन में भी पुस्तक प्रकाशित नहीं हो पाई। यहां पे भी छप नहीं सकी। सोचो, एक पुस्तक को प्रकाशित होने से रोकने के लिए अंग्रेजों ने कितना हथकंडा अपनाया। फिर इस पुस्तक को लंदन से पेरिस भेजा गया। इस समय तक गुप्त संधियों के माध्यम से इंग्लैंड और फ्रांस मित्र हो चुके थे। ठीक है, तो जब पेरिस भेजा गया तो पेरिस में भी यह पुस्तक छप नहीं सकी। सोचिए, वहां पर भी रोक, वहां पर भी कोई छापने वाला नहीं मिल रहा है। अंग्रेजों का इतना विरोध, सावरकर द्वारा लिखित पुस्तक नहीं छप रही। वाह। अंततः यह पुस्तक हॉलैंड भेजा गया, डच, जहां पर इस पुस्तक का प्रकाशन हुआ। ठीक, इस पुस्तक का प्रकाशन हुआ और फिर प्रकाशित होकर के बीडी सावरकर के विषय में एक और फैक्ट है। इकलौते व्यक्ति हैं, सॉरी, भारत में ऐसे क्रांतिकारी में इकलौते व्यक्ति हैं जिन्हें 2 बार आजीवन कारावास हुआ। एक बार नहीं, 2 बार आजीवन कारावास हुआ है इन्हें। ठीक, और उसके बाद भी इनकी स्थिति देख लीजिए कि अपने जीवन के अंतिम समय तक इन्होंने भारत की आजादी के लिए प्रयास किया। ठीक है, दूसरे इनके व्यक्ति आते हैं गणेश सावरकर। बड़े भाई थे किसके? वीडी सावरकर के। इन्होंने भी सावरकर की अनुपस्थिति में महाराष्ट्र के राष्ट्रीय आंदोलन को आगे बढ़ाने का लगातार प्रयास किया। लगातार प्रयास किया और इनके प्रयास का परिणाम यह हुआ कि प्रयास का परिणाम यह है
कि भारत में कुछ क्रांतिकारी घटनाएं भी घटती हैं जिन पे जिला मजिस्ट्रेट तक की हत्या की जाती है। इन्हें भी शुरू में कविता व लेख लिखने के कारण गणेश सावरकर को कविता व लेख लिखने के कारण गिरफ्तार करके जेल भेजा गया था। अब सोचो, कोई कविता व लेख भी न लिखे, राष्ट्र के प्रेम में ओतप्रोत चीजों को न लिखे, ये कौन सी बात हुई? आप अपने देश प्रेम में कविताएं नहीं लिख सकते, आप अपने देश प्रेम में लेख नहीं लिख सकते, ये अंग्रेजी नीतियां थी। इन्हीं नीतियों का विरोध क्रांतिकारी मूवमेंट में ने भी किया, उदारवादियों ने भी किया, उग्र राष्ट्रवादियों ने भी किया, सबने किया है भारत को आजादी दिलाने का प्रयास। किसी एक के बस की बात नहीं थी। बस हम गलती ये कर देते हैं कि आज के समय में यही कहते हैं कि भारत को आजादी गांधी जी ने दिलवाई थी। नहीं, गांधी जी ने नहीं दिलवाई, इन लोगों ने भी दिलवाई थी। सावरकर का कार्य इतना कम नहीं था कि उसको हम नेग्लेक्ट कर दें। सावरकर, दूसरे क्रांतिकारी, सभी ने बहुत प्रयास किया, जान दे दिया देश के लिए। गांधी जी ने जान नहीं दिया था। बस गांधी जी की स्ट्रेटजी एक अलग थी। किसी भी आंदोलन में महान नेता वही होता है जो आंदोलन के अंत में जीवित बचता है। जो बीच में मर जाए उसकी कोई गणना नहीं होती। जो अंत समय तक जीवित है, सफलता उसी के सिर बंधती है। गांधी नेहरू अंत समय तक जीवित थे, आजादी के समय तक, इसलिए सफलता उन्हीं के सिर बंधी कि उन्होंने भी आजाद करवा दिया। ऐसा नहीं था, आजादी इन्होंने भी दिलवाई, तिलक भी दिलवाई, लाला लाजपत राय ने भी दिलवाई, जो उस बीच सफर में मर गए। प्रयास उनका भी इनसे कम नहीं था। ठीक है, तो कल हम लोग कुछ महाराष्ट्र में क्रांतिकारी जो गतिविधियां हुई उनको देखते हैं। आज के लिए बस इतना ही।